नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। देश के सबसे उन्नत राज्यों में से एक हरियाणा है। खेती और इंडस्ट्री दोनों के लिहाज से हरियाणा बहुत आगे है। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हमारे साथ आमने सामने में हैं। खट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यही है कि कोरोना काल में हरियाणा का क्या हाल है? अनुराधा जी, चूंकि कोरोना की एक लंबी लड़ाई और एक बहुत गंभीर एक विषय न केवल हरियाणा में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह है, लेकिन फिर भी हमने हरियाणा में जो अपनी तैयारियां पिछले 1.5 महीने से की हैं और 1.5 महीने से लगातार जो चल रहा है कार्यक्रम, उसके अंतर्गत मैं ये मान सकता हूं कि अभी बाकी प्रदेशों के हिसाब से हम फिर भी थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी केसेस आए हैं, अभी तक 206 केस हैं कुल, और 206 केसेस में से 58 लोग रिकवर हो चुके हैं और मात्र 3 हमारे यहाँ डेथ हुई हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो स्थिति है बाकी प्रदेशों से ठीक है। फिर भी ये गंभीर बीमारी है, क्योंकि इसके संक्रमण का, इसके फैलने का भय बना रहता है। तो हमने हर प्रकार की दृष्टि से अपने आप को इसके लिए तैयार किया हुआ है कि हम इसका मुकाबला हर दृष्टि से करेंगे। जी खट्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में पूरा देश और खास करके हर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि 20 तारीख के बाद कैसे लॉकडाउन का जो माहौल है इसे खोला जाए। हरियाणा जो है उसके 2 इम्पॉर्टेंट हब जो हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद, जो कि एनसीआर के पार्ट हैं, दोनों बिजनेस के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी सिटीज़ हैं। आप कैसे करेंगे इसको, आगे कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, क्या आपकी प्लानिंग है? अनुराधा जी, ये ठीक बात है कि लॉकडाउन के पहले फेज के बाद दूसरे फेज के भी 7वें दिन एक प्रकार से इस प्रकार के वातावरण में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी, जिसमें हमारी गतिविधियां, आर्थिक जितने भी संस्थान हैं उनकी गतिविधियां किस प्रकार से चालू हो जाएं, उद्योग कैसे चालू हों। लेकिन जो एक नॉर्म्स बनाए गए हैं कि जो रेड जोन है उसमें भी कंटेनमेंट एरियाज, इनका ध्यान रखते हुए हम हर एक क्षेत्र के अंदर जो भी अपेक्षित गतिविधियां, व्यवस्थाएं बना करके हम करेंगे। इसके लिए जैसे रेड जोन में हमारे 4 जिले हैं, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नूंह है और पलवल है। अब इन 4 जिलों में कुछ एरियाज कंटेनमेंट जो एरियाज हैं, जहां के संक्रमण ज्यादा है, औसत से ज्यादा है, इन एरियाज में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी स्थानों पर अलग अलग संस्थानों के ऊपर हमने काम को शुरू करने के लिए व्यवस्था बनाई है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग प्लान कमेटी हर लेवल पर रहेगी। वो वार्ड और बूथ लेवल पर भी रहेगी और वो ब्लॉक स्तर पर भी रहेगी, जिला स्तर पर भी रहेगी। छोटे संस्थान को ब्लॉक लेवल पर ही हम उनको निरीक्षण करके और उनको एक अनुमति देंगे कि इन स्थानों पर वो कर सकते हैं। जितने नॉर्म्स हैं, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग के प्लान, ये तो हम छोटे लेवल पर वहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े संस्थान हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लेबर काम करती है, उनको हमारी जो स्टेट लेवल की डिस्टेंसिंग प्लान कमेटी है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उनको अनुमति देंगे। हर 5 दिन के बाद उन स्थितियों का दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करेंगे। जब भी कभी कोई उल्लंघन करेगा उसकी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये चूंकि कंटेनमेंट एरिया और जो जोनिंग है, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स जो मिलते हैं उसके हिसाब से हर दिन बदलेगी भी सही। तो जिस क्षेत्र को नए सिरे से घोषित किया जाएगा कंटेनमेंट एरिया अथवा जोनिंग में रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा, उन स्थानों पर इन गतिविधियों को रोका जाएगा और जो ऑरेंज और ग्रीन की तरफ बढ़ते जाएंगे उन स्थानों पर गतिविधियां हम बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार की सारी योजना हम जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम की ओर से डायरेक्शन मिली है, उस डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे। जी खट्टर साहब, हरियाणा को खास करके गुरुग्राम और फरीदाबाद से बहुत टैक्स आते थे और जिसके ऊपर हरियाणा कहीं ना कहीं एक तरीके से आश्रित था। इस बार कहा जा आपको शायद 6200 करोड़ रुपए का टैक्स आता था, इस बार शायद वो घटकर 1600 करोड़ रुपए होगा। ये टैक्स की जो डिफरेंस होगा, इसका इम्पैक्ट हरियाणा के ऊपर पड़ेगा। इसको आप कैसे संभालेंगे, कैसे इससे लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या इंडस्ट्रीज को बंद, किस चीज को आप बढ़ाएंगे जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके स्टेट में बढ़े? हाँ, देखिए, मैंने जैसे कल भी घोषणा की थी, बताया था कि हमारे यहाँ जो ये गैप है, 4600 करोड़ रुपए का गैप है। अब संभावित गैप है ये, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं
तो उसके कारण से जीएसटी का एक अंतर जो अभी लगभग 2,500 करोड़ रुपए आता है और अभी अपेक्षा 1,000 की है, यदि गतिविधियां बढ़ती हैं तो ये टैक्स भी हमारा कुछ बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर रजिस्ट्रियां खुलती हैं, हमने रजिस्ट्री खोलने के लिए भी परमिशन मांग ली है MHA से, वो मिलती है, कुछ पैसा उसमें से आ सकता है। एक्साइज के आने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश भर में एक इस प्रकार की डायरेक्शन हो गई है कि शराब बंदी रहेगी, न शराब, न बीड़ी, न सिगरेट, इस प्रकार की सब चीजों को प्रतिबंधित रखा जाएगा, इसलिए एक्साइज ज्यादा नहीं आएगी। वैट यदि वाहन चलेंगे, अगर कहीं पेट्रोल डीजल इसकी बिक्री शुरू होती है तो थोड़ा वैट में भी सुधार होगा। इन सब आधार पर हम कह सकता हूं मैं कि 20 तारीख के बाद जितने क्षेत्र के अंदर हम खोलेंगे, इसको एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, उतना टैक्सेशन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की स्थिति है। फिर भी हमने केंद्र सरकार को एक निवेदन किया है कि हमें वैसे तो हर प्रदेश ने ही किया है कि हमें कोई ना कोई एक पैकेज, आर्थिक पैकेज दिया जाए, ताकि हम अपने हर महीने की इस कमी को किस प्रकार से पूरा करेंगे ये अनुमति मिले। और अपने फाइनेंशियल सिस्टम को ईज करने के लिए यदि लिमिट बैंक से डेट की लिमिट बढ़ा दी जाती है, क्या तो उस पर भी कुछ काम हम कर खट्टर सकते साहब, हैं। क्या आप आईटी इंडस्ट्रीज को खोलने का कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं? क्या आईटी इंडस्ट्री गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा है, वहाँ उनके आईटी का हब कहा जाता है एक तरीके से, क्या उसको आप खुलने का इंडिकेशन न्यूज़ 24 के माध्यम से दे रहे हैं? क्या 20 तारीख के बाद आईटी इंडस्ट्री के लॉकडाउन का जो पीरियड है वो ख़त्म होगा? जिन इलाकों में रेड जोन में वो नहीं आते, कंटेनमेंट एरिया से बाहर जो इंडस्ट्री आईटी की है, वहां पर 50% तक खोलने की परमिशन ये उनको दी जाएगी। लेकिन जहां पर ये अभी कंटेनमेंट एरिया में है, क्योंकि अभी गुरुग्राम में कोई 16 क्षेत्र ऐसे हैं जो कंटेनमेंट एरिया में है, क्योंकि कॉलोनी को ही कंटेनमेंट एरिया में लिया गया है। यदि उनके संस्थान उस एरिया के अंदर आते हैं तब तो वो नहीं खुलेंगे, यदि उस एरिया के बाहर हैं तो उनको खोलने की संभावना बनती है। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 20 तारीख से पहले पहले इसकी तैयारी कर लेंगे कि कौन सा आईटी का संस्थान खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा। पूर्ण रूप से बंद कोई नहीं रहेगा, लेकिन एरिया वाइज का डिसीजन हम लेंगे और आईटी में भी 50% की कैपेसिटी के ऊपर इस काम को किया जाएगा, अभी 100% पर इस पर नहीं किया जाएगा। जी, कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में आपने मंडियों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मंडियों को आपने खोल दिया है, लेकिन जो आपके डिट्रैक्टर्स हैं, खास करके ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने मंडियों को तो खोला, लेकिन वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर आप कर रहे हैं कि आपने क्या जो उपज का भुगतान करना है वो कैसे करेंगे? कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, हमारी हर प्रकार की प्लानिंग है और इतनी बारीक प्लानिंग हमने बनाई है। ये जो विपक्ष के लोग हैं, बिना इनको जानकारी के, क्योंकि आजकल जानकारी तो उनको मिलती नहीं है, ये भी घर के अंदर ही क्वारंटाइन होकर के सब लोग बैठे हैं और ना ही इनका कोई सरकार के साथ किसी प्रकार का कोई तालमेल है, जिसने विपक्ष में रह करके और इस प्रकार की भाषा बोलने का क्रम है। और उसमें भी खास करके हमारे यहाँ के एक बड़े नेता जो मीडिया में बहुत जिनका नाम ऊंचा लिया जाता है, सुरजेवाला, उस सुरजेवाला की जो भाषा और वाणी चलती है, हमेशा विरोध के लिए विरोध। हालांकि हमने उनको अनुरोध भी किया है कि इस समय विरोध के लिए विरोध नहीं, कम से कम जो काम शुरू होता है उसमें या तो कुछ सुझाव दें, अन्यथा उसको एक बार चालू होने दें, जब कमी आती है तब ध्यान करें। अभी तो प्रोक्योरमेंट कल शुरू हुई है, एक दिन पहले, और पहले ही दिन को देख करके उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं। और इस बड़े बड़े बयान देने के बाद हरियाणा की जनता खूब समझती है कि क्या बयान दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपने सरसों के जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स थे उनको आपने कम कर दिया। मैं बता रहा हूं, हमारे पिछले साल सरसों के प्रोक्योरमेंट 70 के आसपास थे। इस बार वो जो 163 हमने शुरू किए हैं, ये ठीक है कि प्रारंभ में हमने जो ऑप्शन ली थी, जो हमारे डिप्टी कलेक्टर्स ने या नीचे के लोगों ने स्थान हमको बना के भेजे थे, वो 190 के आसपास भेजे थे। लेकिन मार्केटिंग बोर्ड उसका निरीक्षण करता है, कहाँ प्रोक्योरमेंट हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, पहली बार के लिए कौन सी व्यवस्था आवश्यक है, वो सब देखनी पड़ती है। उसके बाद फिजिबिलिटी कितने स्थानों की बनती है, वो 163 स्थानों की बनी है। पिछले बार 70 स्थानों के ऊपर हमारी प्रोक्योरमेंट, इस बार 163 स्थानों के ऊपर प्रोक्योरमेंट, और जिसको वो कहेंगे कि ये घटा दिया गया है। इन आंकड़ों के खेल में वो ठीक से समझ करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं तो समझता हूँ जिस प्रकार की भाषा आंकड़े वो बोलते हैं, हमें तो उसका बहुत लाभ हो रहा है। यानी अनुराधा जी, आप इसको अदरवाइज ना लें। मैं तो ये एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं कि केंद्र में राहुल गांधी जी, हरियाणा में शमशेर, ये सुरजेवाला, क्या नाम है, रणदीप सुरजेवाला, ये दोनों अपने अपने कामों में लगे रहें।
हमें तो ये सूट करते हैं, हमें इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जनता इनकी बातों को समझती है। पॉलिटिक्स अभी भी नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहे हैं ना, यानी उनको चाहिए ये पर पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से हो रही है ना। हाँ, नहीं नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं। मैंने तो आज पहली बार ये वाक्य बोला है। हमने तो पहले अपील की, और बल्कि एक ऑल पार्टी मीटिंग में सब लोगों ने सहयोग करने के लिए कहा हमको, और सहयोग कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ लीडर हैं जिनका स्वभाव है कि हर दृष्टि से कहीं मीन मेख निकालना, सरकार के खिलाफ बोलना। शायद इसको जनता बहुत अच्छा मानती है, जनता ऐसे मौके पर अच्छा नहीं मानती है। जनता को पता है ये संकट की घड़ी है, और इस आपातकाल में ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब वो बोलते हैं तो उनकी मर्जी है। जी अच्छा, हरियाणा में 200 मामले सामने आए कोरोना के, और उसमें से करीब 50% से कुछ ज्यादा मामले जो है वो मरकज के कारण आए, तबलीगी जमात के कारण आए। आपने उन पर FIR भी करवाया, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि इस मामले को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल अनुराधा जी यही कहता हूं कि धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वो चूंकि उन्होंने एक उल्लंघन किया एक सूचना का, कि हमको मार्च के प्रथम सप्ताह में जब ये कह दिया गया कि हमें बड़ी गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, सब नेताओं ने अपने कार्यक्रम समाप्त कर दिए। सब रिलीजियस जितने भी प्रोग्राम थे धार्मिक, वो सारे समाप्त कर दिए गए। सामाजिक कार्यक्रमों में भी संख्या बहुत कम कर दी गई। मैंने अपने सारे कार्यक्रम 8 तारीख से सब कैंसिल किए। लेकिन मरकज में इस प्रकार हजारों की संख्या ये 15, 16, 17 मार्च तक भी चलती रही, और विशेष तौर पर उसमें जो विदेश के लोगों ने आकर के उसमें सहभागिता की। अब वो इतने बड़े जब कांग्रेशन होता है उसमें इकट्ठ होता है और वो संक्रमण फैल जाता है। जब फैलता है तो वो फिर सारे देश के अंदर फैले हैं लोग, और जब सारे देश के अंदर लोग फैले तब उन्होंने इस प्रकार का संक्रमण को फैलाया जिसमें इस बीमारी को भयंकर रूप मिला। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे खट्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि एक धर्म विशेष के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं आज की डेट में, उनमें डर समा गया है, क्योंकि अगर वो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं और उनको ये लग रहा है, और इनफैक्ट मेडिकल की अगर टीम्स जा रही हैं तो वो उन पर हमला कर रहे हैं। इस तरह की बात को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी सरकार इस मसले पर, आपकी सरकार का क्या राय है? उनको कैसे आप बाहर निकालेंगे? उस धर्म विशेष के लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि वो बाहर आएं और अपना टेस्ट कराएं? देखिए, हमने जनरल अपील भी की है, और जनरल अपील के साथ साथ इन तबलीगों को खास तौर पर की है। मैंने तो स्वयं जितने धार्मिक नेता हैं उनको बुलाया, मुल्ला मौलवी लोगों को बुलाया, और मौलवी लोगों ने उस समय माना भी सही कि हमारे नौजवानों से, हमारे लोगों से गलती हुई है, लेकिन अब जो गलती हो गई है उसको तो उल्टा नहीं किया जा सकता। अब तो आगे गलत न करें, ये अपील भी की गई है। और जो हमारा खास करके नूह जिला है, नूह जिले में और बाकी स्थानों के ऊपर इस अपील के कारण से ही मैं समझता हूं बहुत लोग निकल करके आए भी सही, आगे सावधानी भी बरती है। उनके मस्जिदों में जो लोग थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर भी किया है। आज स्थिति हमारे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा लोग छुपे होंगे, इक्का दुक्का कहीं होंगे। तो जिस प्रकार से सख्ती हमने की है, हमने केसेस बनाए उनके खिलाफ, FIR की 307 की, धारा 307 की FIR करने के बाद अब उनके अंदर भय तो ये बैठा है, लेकिन वो भय इसको बिल्कुल इस नाते से धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर ना माने के भय है। भय तो यही है कि अगर उसको सरेंडर नहीं करेंगे तो ये कोरोना की बीमारी फैलेगी, और जहां व्यक्ति रहेंगे उन्हीं में फैलेगी। और उस समाज को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। कोई भी कोरोना का मरीज, उसको सरेंडर कराना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए, ताकि ये बीमारी आगे फैले नहीं। ये बीमारी धर्म नहीं देखती, पंथ नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। आपको ये लगता है क्या कि एक धर्म विशेष के साथ या मरकज के साथ इसको जो जोड़ दिया गया है, और पूरे देश में एक इस तरीके का माहौल है कि मरकज नहीं होता तो कोरोना इंडिया में इतना नहीं फैलता? क्या आप भी इसी स्थिति से, इसी से वाकिफ हैं, इसी तरीके की सोच से वाकिफ हैं? नहीं, मेरा सोच का विषय नहीं है, विषय परिणाम का है। अब जैसे परिणाम हमारे यहाँ हरियाणा में भी अभी तक आधे से ज्यादा केसेस जो है वो मरकज के कारण से हैं, बल्कि मैं कहूँगा 60% मरकज के लोगों के कारण से है। यदि मरकज के कारण ना होता तो इतनी बड़ी संख्या नहीं होती। अब आगे फैलता कि नहीं फैलता उसको मैं इस ढंग से नहीं कहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो व्याप बना है उसके कारण से बना, ये घटना नहीं होती। हाँ जी, संक्रमण तो फिर भी था जी। आपके यहाँ की टेस्टिंग नहीं पड़ता। पूरे देश में कहा गया कि टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज है वो पूरे देश में कम है। हरियाणा की क्या स्थिति है? क्या हरियाणा में आपने टेस्टिंग लैब्स बढ़ाए हैं? क्या स्थिति आज की डेट में?
प्रारंभ में तो हमारी मार्च के अंतिम सप्ताह तक केवल 2 लेबोरेटरीज थी, टेस्टिंग लेबोरेटरीज। आज इस समय 10 टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला करके 1000 से ऊपर इस समय दैनिक टेस्टिंग की हमारी कैपेसिटी है और लगभग 800-900 इस समय टेस्टिंग के जो केसेस हैं वो हो रहे हैं, जो प्रतिदिन उसके टेस्ट करके हम रिजल्ट ले रहे हैं। इसलिए आज के समय हम ठीक हैं, लेकिन और आवश्यकता पड़ेगी बढ़ाने की, तो बढ़ाने के लिए हमारी तैयारी है पूरी। जी, अच्छा ये बताइए कि अब लॉकडाउन का पीरियड जब ख़त्म हो रहा है और इसके लिए आपने अपने रिलैक्सेशंस के कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं कि किन किन चीज़ों को आप रिलैक्स करने जाएंगे। जैसे ये बात उठी थी कि आप चाहते थे कि लिकर के शॉप्स खुलें क्योंकि वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी मिलती है, तो प्रदेश का भला होता है एक्साइज ड्यूटी मिलती, तो क्या अब लिकर शॉप्स को बंद कर दिया जाएगा? वो जैसे कहा गया था कि लिकर की जो कंपनीज थी उनको बनाने का आपने कह दिया था कि वो अपने लिकर को प्रोक्योर करें और उनको बनाना शुरू कर दें। देखिए, ये भी बहुत एक भ्रम फैलाया गया और फैलाने वाले व्यक्ति जिसकी चर्चा पहले हुई है उसी के कारण से ये सब फैला है। हमने जब ऑल पार्टी मीटिंग की उसके अंदर परामर्श किया गया इस बात का और बाद में तय हुआ कि हाँ, इसको नहीं खोलेंगे, इसको बंद रखेंगे। लेकिन चूंकि परामर्श करने की एक पहल हमने की, इसी को तोड़ मरोड़ करके ये कहा गया जैसे हम खोलना चाहते हैं। हम ना खोलना चाहते थे, परामर्श इसलिए कि जो भी पॉइंट ऐसे थे जिसके कारण से रेवेन्यू हमारा कम हुआ है, एक एक के ऊपर चर्चा हुई, उसमें शराब के कारण से भी रेवेन्यू तो आता ही था, और रेवेन्यू कम हुआ उतना मात्र उसमें चर्चा थी और उसमें से सबने कहा कि इसको बंद रखना चाहिए। हमने इसको बंद रखने की बात उसमें विचार की, लेकिन परामर्श ही क्यों किया, बात ही क्यों चली, उनको इस बात की पीड़ा है। नहीं, लेकिन तो कहा यह भी जा रहा था कि जो आपके एक्साइज कमिश्नर थे उन्होंने लिकर कंपनीज को कहा कि वो शराब बनाना शुरू कर दे क्योंकि खुलने वाली है शराब की दुकान। उनका सर्कुलर बिल्कुल सोशल मीडिया में भी चला है। वो सर्कुलर क्या था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारे जितने होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो काम कर सकें, इसलिए 3 दिन पहले हम लोग अपनी तैयारी के लिए सारी बातें करें, अपनी बॉटलिंग वो शुरू कर सकते हैं। कारण 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने का विषय है, ये तो सबको पता था। 11 तारीख को ये लेटर निकलता है, तो कोई भी संगठन या कोई भी डिपार्टमेंट अपने किसी काम के लिए पहले से तैयारी करता है तो उसको मैं गलत नहीं मानता हूं, लेकिन उसमें साथ लिखा है लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। अब लॉकडाउन समाप्त होता तो वो हो जाता, लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ। अब जब लॉकडाउन समाप्त होगा आखिर तो शराबबंदी तो खुलेगी ही, कोई परमानेंट हमने शराबबंदी की ऐसा नहीं है। लॉकडाउन समाप्त होगा, स्थितियां नॉर्मल होंगी तो शराब उस समय खुलेगी, तो उसकी तैयारी 3 दिन पहले उन्होंने की है, उसमें क्या आपत्ति है। तो ये जो कंटेनमेंट जोन्स आप बना रहे हैं और अगर लॉकडाउन खुल गया तो क्या फिर ये समझा जाए कि गुरुग्राम में शराब की दुकानें जो कि नॉन लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन्स में है वो खुल जाएंगी? ऐसा नहीं है। अब चूंकि केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्शंस में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये लिखा है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक शराबबंदी रहेगी। अब इसके ऊपर स्टेट का फैसला कोई लागू नहीं होगा, जो केंद्र ने डायरेक्शन दी है उसके हिसाब से चलेंगे। ये जो फैसला है, आपको लगता है कि देश को आगे बढ़ने के लिए लॉकडाउन का रिलैक्सेशन अब जरूरी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश में भूखमरी, गरीबी और बढ़ती जाएगी। देखिए, दोनों चीजें जरूरी हैं। लॉकडाउन इसीलिए जरूरी है कि हमको उस बीमारी से बचना है, जीना है। आर्थिक इसलिए जरूरी है कि हमको जीना है, बचना है। दोनों चीजें जीने के लिए जरूरी हैं। एक तरफ बीमारी के कारण से मरने का भय है, दूसरी तरफ भूख के कारण से मरने का भय है। ना हम बीमारी के कारण से मरना चाहते, ना हम भूख के कारण से मरना चाहते। बीमारी को दूर करने के लिए लॉकडाउन होने के बाद जो सुरक्षित स्थान है, सुरक्षित एरिया है, उसके अंदर अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाना, वहां उद्योग को चलाना, वहां वाणिज्य को चलाना, वहां सब चीजें चलाना, वो नॉर्म सब बने, उस नॉर्म के हिसाब से काम करेंगे ताकि बीमारी भी ना बढ़े और आर्थिक गतिविधियां भी उस किसी ना किसी सीमा तक उसको बढ़ाया जा सके।